रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्याय 4 जिसका नाम है नन्हा फनकार वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 33, 34, 35, 36, 37 व 38 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। नन्हा फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेना हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाईं तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में
अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौंचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। वदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी अभी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतज़ाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में बड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है।
अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आँखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उठकर आँख में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह ने जरा सी भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत रास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राजों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने
कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहचहाते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। आइए एक बार इसको समझते हैं। नन्हा फनकार, एक लड़का चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। एक लड़का चौकोर लाल पत्थर पर बैठ गया और क्या करने लगा, जल्दी से उसने प्रार्थना अपने मन में दोहराई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। कुछ दिन पहले उसने पत्थरों पर घंटियाँ और कड़ियाँ उकेरी थी, मतलब बनाई थी, शुरू किया था उसका काम। लड़के ने एक बनी अधूरी घंटी पर छेने की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। उसने क्या किया, सावधानी से छेनी के नोक टिकाई, उस पत्थर पर घंटी, अधूरी जो घंटी थी उस पर नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने जुट गया। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। जब वो मारता था पत्थर पे, हथौड़ी मारता, छेनी मारता, तो उसके जो कटाव से जो पत्थर की छोटी छोटी किरंचें निकलती, वह निकलती जब वह अपनी आंखें सिकोड़ लेता था। साथ साथ धीमी आवाज़ से वह कुछ गुनगुना भी रहा था। उसके चारों ओर उसके संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे और उसके चारों ओर भी जो उसकी संगति के लोग थे, वह भी सभी उस अपने अपने काम में उलझे हुए थे, डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। केशव कितने साल का था? केशव 10 साल का था। उस बालक का नाम क्या था? केशव, और वह 10 साल का था। वह अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। जब उसके पिताजी ने उसे सिखाया था कि वह किस प्रकार पत्थर पर नक्काशी करते हैं, और वह पिताजी के सिखाने पर एक बार उसके पिताजी बताते थे और उनके बताने पर ही वह पत्थर पर सीधी लकीरें और घुमावदार डिज़ाइन आराम से बना सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अभी तक उसने जितना भी नक्काशी का काम किया था, उसमें सबसे ज़्यादा यह काम उसके लिए मुश्किल था, घंटियाँ बनाना। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और
कर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। उसे यह विश्वास था, केशव को यह पता था कि वो एक दिन बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल लहराते हुए, सांप इठलाते हुए घोड़े एक दिन वह पत्थर पर ज़रूर बना पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिताजी बनाते थे। वह उस प्रकार बना पाएगा जैसे उसके पिताजी उस काम को करते थे। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बहुत साल पहले की बात है, जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। वह नक्काशी बनाते थे, तो उसके पिता को उसमें आगरा के किले को बनाने का काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। केशव का जन्म भी कहाँ हुआ था? आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। उसे गुजरात के अपने पुश्तैनी गांव, जो अपना पुराना गांव है, वहाँ पर उसे जाने का कभी मौका मिला ही नहीं। आगरे की गलियाँ और अब सीकरी, उसे क्या मिला? आगरे की गलियाँ और सीकरी, बस यही उसका घर था। यहाँ पर ही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक और खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ती। जब वह छेनी हथौड़े से अपना काम करता था, उसकी ठक ठक और खड़खड़ के बीच उसे किसी के भी कदमों की आहट सुनाई नहीं पड़ती थी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। जैसे ही उसे एक आवाज़ उसके कानों में आई तो वह चौंक गया। माशाअल्लाह, उस आवाज़ क्या थी? माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? यह आवाज़ उसके कानों में आई कि माशाअल्लाह, ये घंटियाँ तुमने कितनी सुंदर है, ये तुमने खुद बनाई है। माशाअल्लाह यानी बहुत सुंदर, ये घंटियाँ तुमने बनाई हैं, ये कितनी सुंदर हैं और ये तुमने खुद बनाई हैं। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जब वह पीछे मुड़कर देखा कि यह सब कौन बोल रहा है, आंखें उठाकर उसने जब देखा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? उसने क्या कहा कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये घंटियाँ मैंने ही बनाई है। क्या मैं आपको नक्काशी करता हुआ पत्थरों पर नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। वह बोलता है कि आपको दिखता नहीं कि मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, मैं ही पत्थर पर डिज़ाइन बना रहा हूँ। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। वह जो आदमी था वह हंसते हुए क्या बोला कि दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो। मैं 10 साल का हूँ, वह बोलता है। केशव क्या बोलता है कि मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी क्या बोलता है कि वह, अच्छा ठीक है, तुम 10 साल के हो। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए, तब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो वह क्या बोलता है, पत्थर पे बैठता जाता है और बोलता है कि 10 साल के हो, अच्छा तब तो काफ़ी बड़े हो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था, मतलब भाग लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था, क्योंकि वह पत्थर पे बैठ चुका था, उसके बराबर में आ चुका था। तो वह केशव जो है उस आदमी को आराम से अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। उसकी उम्र कितनी रही होगी? 30 से ऊपर। कद मंझोला, मीडियम साइज का उसका कद था। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। वह कैसा था? सफ़ेद उसने अंगरखा पहना हुआ था, जो अंगवस्त्र होता है वह पहना हुआ था, और पजामा पहना हुआ था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। वह क्या पहना हुआ था? लाल रंग की पगड़ी पहना हुआ था, जिसमें उसके लंबे बाल जो है वह अच्छे से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। उसने, केशव ने क्या सोचा कि बहुत बड़ा आदमी लगता है ये। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए यह सोचा कि लगता है यह बहुत बड़ा
आदमी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, कैसी नाक थी उसकी? तीखी सी आँख थी, नाक थी और बड़ी बड़ी आँखें थी। होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती उसकी घनी मूछें थी। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह उसका मुआयना कर रहा था, उसके व्यक्तित्व का कि ये कौन है पता लगा रहा था, जब तक क्या हुआ कि उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। वह बोलता है कि इस लड़ी में तो अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। जब केशव कोई जवाब देता उससे पहले उसने क्या सुना? दौड़ते हुए किसी की आवाज़ आने, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, ऐसी आवाज़ उसने सुनी। यह तो कोई नहीं, महल का पहरेदार था। वह कोई नहीं था जो जिसकी आवाज़ सुनी उसने, वह कौन था? महल का पहरेदार था, जो उस पर पहरा लगाता है, वह पहरेदार था। वह बोलता है, हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। वह बोलता है कि हुजूर आप मुझे माफ़ करिए, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। वह हाँफ रहा था, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। वह क्या, उसने मुड़ा और मुड़ के उसने क्या देखा? केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। फिर वह क्या बोलता है, जो पहरेदार था, वह बोलता है कि केशव से कि बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? कैसे बैठा हुआ है? हुजूर आला तेरे सामने खड़े हैं और तू बैठा हुआ है। झुककर सलाम कर इन्हें, झुककर इन्हें सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका। वह केशव के दिमाग में ये आया कि पता नहीं ये क्या हुआ। उसे कुछ समझ आ रहा था। उसे क्या समझ आ रहा था कि हाँ, हो सकता है कोई ये बड़े हुजूर हैं। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। वह जल्दी में उसके हाथ से छेनी छूट गई और वह उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? वह पूछता है कि वह अपने दिमाग में सोचता है कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। वह फिर क्या, उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, और ये सोचते सोचते उसने खरगोश की सी कातर आंखें अपनी नज़रों से उनको अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। अकबर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसने पहरेदार ने दखल अंदाजी की उसके और केशव के बात में उसने दखल अंदाजी की। यह अकबर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा। उन्होंने क्या कहा? पहरेदार से कहा कि इशारा दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। उसने क्या कहा अकबर ने कि ठीक है सिपाही, जो आपने कहा वो ठीक है, अब आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। पहरेदार तो वहाँ से चला गया, लेकिन केशव अभी भी समस्या में था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतज़ार करे। इंतज़ार में खड़ा रहे। वह सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अपना नक्काशी का काम शुरू करूं या फिर इंतज़ार करूं, क्या करूं। वह खड़ा रहा इंतज़ार में। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। वह अभी भी उसका दिल धक धक कर रहा था कि वह क्या करे, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देख रहे थे। दिल तो धक धक उसका कर रहा था, लेकिन अकबर उसे प्यार से देख रहे थे, लेकिन इसीलिए वह डरा हुआ नहीं था और अकबर उसे प्यार से देखते हुए मुस्कुरा भी रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ से पूछा। अकबर ने क्या पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने क्या जवाब दिया? तो नपातुला, जैसा जो उसने सिर्फ नाम पूछा उसने उतना ही उसे जवाब दिया, केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अकबर ने उससे क्या पूछा कि क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? केशव उलझन में तो था
कि अब मैं क्या जवाब दूं, लेकिन उसने तुरंत ही सिर अपना हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ी और छेनी का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा। तो वह बोलता है कि इस अब तुम मुझे सिखाओगे तो तुम्हें छेनी हथौड़े का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। केशव फुर्ती से गया, तेजी से भागता हुआ अपने पापा के पिताजी के पास गया और वहाँ से छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। वहाँ लौट के आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए। दोस्ताना अंदाज में कि जैसे ये दोस्त बन गए हों, इस अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर ही बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। वह पत्थर जो पास में था उसको अपने पास खींचा उन्होंने और वह बोलते हैं, अच्छा आप बताओ, ठीक है, अब मुझे ये बताओ मुझे करना क्या है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। वह संदेह भरी नज़रों से उसने अकबर की तरफ देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? वह बोलता है, हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अकबर क्या बोलते हैं, क्यों नहीं करूँगा, मुझे तो ये विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। तो वह बोलता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव शक पका गया। वह सोचने लगा कि मैंने ये कैसा प्रश्न पूछ लिया। वह थोड़ा सा शक पका गया। फिर दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह, ये ठीक नहीं लगता। वह बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं था हुजूर, मेरे को तो ऐसा लगा कि आप इतने बड़े बादशाह हो और ये क्या ठीक लगता है, ये ठीक नहीं है। उसने कुछ अनबने भाव में कहा। अकबर हंसकर बोले। अकबर हंसकर क्या बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरे डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। वह बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है, लेकिन मैंने तो पिछले हफ्ते कोई मिट्टी भर रहा था, उसकी मिट्टी से भरी हुई डलिया को उसके ढोने में, उसे उठाने में उसकी मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो वह बोलता है, क्या इससे भी मुश्किल है ये काम? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह असमंजस में सोच में था, समस्या की स्थिति में था कि वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। और वह समस्या में तो था ही, लेकिन वह क्या गया, अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, जैसे उसके पिता ने केशव के पिता ने उसे सिखाया था, वैसे ही उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। उसने उसे बताया, अकबर को बताया, लकीर खींची, कोयले से पत्थर पर लकीरें खींची और एक आसान सा नमूना बना दिया। फिर गंभीरता से उसे बोला कि देखिए, सिर्फ आपको यही लकीर बहुत ध्यान से इन लकीरों को ही तराशना है। अकबर ने पत्थर पे क्या रखा, छेनी रखी और जोर से हथौड़े से उस पर वार कर दिया, जिससे जो कटाव था वह गहरा हो गया, उतना गहरा नहीं चाहिए था। तो केशव बोलता है, अरे अरे नहीं नहीं। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी, जो गलती अकबर द्वारा हुई थी वो केशव ने पकड़ी और बोला, अरे अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। वह बोलता है कि हथौड़े को आपको धीरे से मारना है और वह बताता है कैसे, ऐसे। उसने करके दिखाया, वह करके दिखाता और बोलता है ऐसे करना है, और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरणें उठकर आँखों में चली जाएंगी। वह फिर बोलता है कि हाँ, आपको ऐसे धीरे से मारना है, ऐसे, और अपनी आँखों को थोड़ी सी मीच कर रखें, बंद करके रखें, नहीं तो जो पत्थर में से किरचें निकलेंगी वह तुम्हारी आँखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, जी हजूर, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। उसे ये जवाब मिला तो जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा एक व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। केशव तो यह भूल ही गया था कि उसके बराबर में जो व्यक्ति बैठा है वह पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की थाक जमाने
में उसे मज़ा आ रहा था। उसे एक अनाड़ी जो काम नहीं कर पाते, अनाड़ी वयस्क पर अपने काम, वह काम करता है, उस पे थाक जमाने में उस पे उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। वह बहुत ध्यान से, केशव बहुत ध्यान से देख रहा था कि अकबर जो है वह किस तरह से लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाती तो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। वह जैसे ही बादशाह से थोड़ी सी भी भूल हो जाती तो उसकी भौहें चढ़ जाती थी। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? उसने काम कर रहे थे अकबर बादशाह, तो उन्होंने पूछ लिया केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अगर गलत होता तो वह बता देता कि नहीं गलत है यह। अकबर अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। फिर अकबर थोड़ी देर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे और जो आसपास में उसकी संगति के लोग थे वह सभी उसे बहुत कौतूहल से देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अकबर यह गौर से देख रहा था कि एक केशव वो पत्थर पे जो नमूना बना है वही नहीं, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा है, जिससे वह डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, लड़का जिस प्रकार से काम कर रहा था उसे देखकर अकबर ने धीरे से क्या कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। वह बोलता है कि केशव तुम एक दिन देखना कि तुम एक बहुत बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। वह बोलता है कि हो सकता है कि तुम इतने अच्छे फनकार नक्काशी वाले बनो कि हो सकता है तुम एक दिन मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव फिर पूछता है कि कारखाना कैसा होता है, कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। तो वह अकबर क्या बोलता है, बस एक बार ये महल जो बन रहा है वह तैयार हो जाए तो और आगरा से आकर यहाँ लोग रहने लगे तब मैं कारखाने बनाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। वह बोलता है कि जो मैं ये बनवाऊंगा कारखाने, उनमें मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया जो फनकार होंगे, शिल्पकार होंगे और चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत रास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। वह बोलता है। केशव का चेहरा चमक उठा। केशव का चेहरा क्या हुआ? चमक उठा। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। वह बोलता है कि मैं भी वहाँ पर काम करना चाहूँगा। अकबर वहाँ से उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। वह बोलता है कि अकबर बोलते हैं कि वो उठे और केशव का कंधा थपथपाते हुए बोलते हैं कि अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? वह बोलता है कि केशव बोलता है कि हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। वह बोलते हैं मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगत राजों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। फिर क्या हुआ, संगत राजों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह को अपनी मुलाकात के बारे में सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था। वह आँखों में नींद कहाँ पर, लेकिन आँखों में नींद नहीं थी। रात हो चुकी थी लेकिन थक भी गया था केशव, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा,
तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो, क्योंकि उसकी सभी चर्चा चल रही थी। तो उसके पिता बोलते हैं कि तुम तो अभी से बहुत प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। वह क्या बोलता है कि बादशाह जो अकबर हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला। वह कब बोला? जब उसके पिता के साथ वह लेटा था और अपने सिर को अपने पिता की बाहों के सहारे टिकाकर वह धीरे से बोलता है कि वह बादशाह बोल रहे थे कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान है। वह बोलता है कि हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान है। उसके पिता बोलते हैं कि बिल्कुल सही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो केशव जो है वह अपने पिताजी से पूछता है, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिताजी ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। वह कुछ याद करते हुए और बता रहे थे, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है। वह बताते हैं कि बादशाह अकबर का जो आगरा शहर है वह बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक ख़ास कारण है। वह बोलते हैं कि इसके सीकरी में एक शहर बनवाने का भी उनका एक ख़ास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वह बोलते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि अकबर बादशाह की कोई संतान नहीं थी, तो वह इस वजह से बहुत परेशान थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए थे। इस वजह से वह बहुत से साधु संतों फ़कीरों के पास गए थे। भटकते भटकते वह बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। वह किसके पास आए थे? भटकते भटकते ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए थे, जो सीकरी में थे। उन्होंने ही बादशाह को बताया था कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। तो वह बताते हैं कि उन्होंने बताया था कि बादशाह को एक नहीं 3 संतानें होंगी, शाहज़ादा सलीम, मुराद और दनियाल। वह बोलते हैं कि 3 संतानें होंगी। उनका नाम क्या है? शाहज़ादा सलीम, मुराद, और उनके बेटों का नाम क्या था? शाहज़ादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। तब जब उन्होंने सलीम चिश्ती ने बताया था उन्हें, इसी वजह से बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी नगर बसाने का, वहाँ सीकरी नगर जो है उसको बसाने का उन्होंने फैसला किया था उनके सम्मान में। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, लेकिन बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। वह बोलता है कि हाँ, अब मेरे को समझ में आया, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। इसीलिए वह कहता है कि इसी वजह से हम इस नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव बोलता है, नींद की आवाज़ में केशव बोलता है, पिता ने देखा कि उसका लाडला बेटा सो गया। पिता ने क्या देखा? कि उसका लाडला बेटा केशव यह बात करते करते सो गया है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 4 नन्हा फनकार यह पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।